बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। हमारे बीच प्रेमचंद अग्रवाल जी आ गए हैं, जो कि उत्तराखंड सरकार में वित्त मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। उत्तराखंड जो पिछले कई सालों में विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है और आगे फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं, वित्त मंत्री खुद बताएंगे। और इस सेशन को होस्ट करेंगे अरविंद चतुर्वेदी जी। प्लीज मंच पर आइए सर, प्लीज वेलकम। जी जी प्लीज। दोस्तों, एक फिर से इंडियन में जो शानदार मंच हो रहा है महिलाओं के सम्मान के लिए, उनके किए गए काम को जो इंडियन न्यूज सम्मानित कर रहा है, वो लगातार जारी है। और इस समय हमारे बीच में प्रेमचंद अग्रवाल हैं, जो कि उत्तराखंड सरकार में वित्त मंत्री के पद पे हैं। इस कार्यक्रम की छोटी सी रूपरेखा मैं बता देता हूं कि पूरे देश से ऐसी महिलाओं का इस कार्यक्रम में पुरस्कृत करने के लिए चयन किया गया है, जिन्होंने शानदार काम किया है। और वो सभी महिलाएं उत्तराखंड की हैं, जिन्होंने देश में अलग अलग जगहों पर रहते हुए शानदार काम किया है, विविध परिस्थितियों में काम किया है और अपने हुनर को, अपनी प्रतिभा को दिखाया है। सर, आपका इंडिया न्यूज के इस खास कार्यक्रम में बेहद स्वागत है। मैं इत्तेफाक से आज आप पे कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया, तो मैंने कहा कि प्रेमचंद भाई जब आएंगे तो उनसे एक बारी बारी से सवाल जो है पूछूंगा। आप 1980 से राजनीति में आ गए थे, पिताजी आपके संग में थे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आपने शुरुआत की और सने सने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जो है आज आप मंत्री के पद पे, ऋषिकेश से कई बार आप विधायक रह चुके हैं। अब मुझे बताइए कि आप राजनीति में आना चाहते थे, आप तो अच्छे विद्यार्थी थे, अच्छे खिलाड़ी थे, राजनीति क्यों चुना आपने? देखिए, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद कर रहा हूँ और इनका आभार व्यक्त करूँ कि एक सुंदर हमारे उत्तराखंड में यानी देहरादून में आयोजित कर रहे हैं। जैसे आपने कहा, यह ठीक है कि राजनीति मेरा ना पेशा रहा है, ना राजनीति मेरा शौक है, ना राजनीति मेरी पृष्ठभूमि रही है जी। चूँकि पढ़ने में मैं ठीक ठाक रहा हूँ। मुझे याद है कि जब मैं कक्षा 5 मैंने पास किया था, क्योंकि हम लोग एक गांव में और अपने सरकारी स्कूल में हम लोग पढ़े हैं जी। क्योंकि उस टाइम तो कक्षा 5 ही बोलते थे। कक्षा 5 थोड़ा सा माइक नीचे कर लीजिए प्रेमचंद भाई। हाँ, कक्षा 5 जब मैंने पास किया जी, मुझे याद है कि मुझे उस समय वजीफा मिला और कक्षा 8 पास किया तब भी मुझे वजीफा मिला था जी। उसमें मुझे ध्यान है 2 रुपया कक्षा 5 में और 10 रुपया कक्षा 8 में वजीफा जी मिला था। तो मैं कह सकता हूँ मैं एक मेधावी छात्र रहा हूँ और मुझे इस बात का भी फक्र है कि मैं थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रहा हूँ। हालांकि एम.कॉम LLB भी मैंने की है। तो आप खिलाड़ी भी हैं, वकील भी हैं। उस तरह से मैं मेधावी छात्र के रूप में मैंने अपना जीवन प्रारंभ किया था। हाँ, उसी दौर में मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा। 1980 में मैंने डोईवाला, जो यहाँ देहरादून से लगभग 20 किलोमीटर दूर है जी, वहाँ से इसकी शुरुआत की थी। और उस समय एक छात्र संगठन के रूप में जब शुरुआत की थी तो बहुत ज़्यादा लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बारे में नहीं जानते थे। जी जी। लेकिन हमने शुरुआत की। मुझे याद है कि मेरे पिताजी ने, हम 3 भाई होते थे जी। बड़े भाई को इंजीनियर, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट और छोटे भाई को डॉक्टर बनाने का एक मन में विचार लाया जी। तो मैं 1982 में दिल्ली चला गया। और मुझे याद आज भी है कि अंसारी रोड दिल्ली में गोलचा सिनेमा के सामने मैं अपने आर्किटेक्चरशिप वहाँ पर करने के लिए गया। चंडोक एंड गुलियानी बहुत फेमस फर्म है, वहाँ पे मैं गया। लेकिन चूंकि उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मेरा जुड़ाव इतना हो गया था तो मैं वापस फिर देहरादून आया। देहरादून में मैं फिर छात्र राजनीति से बढ़ता हुआ फिर युवा मोर्चा, फिर आप सेवा करने भी चले गए। उसी दौर में रामनवमी प्रकरण आया जी। बहुत प्रखरता से मैंने उसमें भाग लिया। मुझे याद है कि जब ये शाह पूजन का मामला हो, राम ज्योति का मामला हो, या जिस प्रकार से और भी हमारे राम जन्मभूमि को लेके हमने प्रयास किए, जगह जगह हमने आंदोलन किए, शनै शनै हम बढ़े। और मुझे आज भी याद है कि जब मुझे जेल हुई तो टिहरी जेल का शुभारंभ मैं कह सकता हूँ कार सेवकों से हुआ था। जी जी। और सबसे ज़्यादा दिन जेल में मैं वहाँ रहा था। और उसके बाद वो दौर आया कि मुझे एकदम वो सारा जो मेरा छात्र जीवन था, और उसी दौर में आप कहिए जिस तरह से आपने मुझे खिलाड़ी के रूप में भी कहा है, मुझे इस बात का भी गौरव है कि मैं उस समय वॉलीबॉल में नेशनल खेला हूँ और उस समय उत्तर प्रदेश हुआ करता था। जी जी। कबड्डी में मैं इंटरनेशनल खेला हूँ।
यहाँ गढ़वाल यूनिवर्सिटी की तरफ से गया। कुल मिला के एक जीवन मेरा वो मैंने पीछे छोड़ा और मैं राजनीति में आगे बताइए। न चाहते हुए भी राजनीति क्या है, उस समय सामाजिक दौर में मैं आगे बढ़ा, फिर धीरे धीरे राजनीति की तरफ जी मेरी तरफ अब इसी से हम लोग अब इतनी बातें सुनने के बाद अभी से सवाल मैं हाँ, थोड़ा जी, सा जी 1-2 मिनट और लूँगा, ले लीजिए। क्योंकि अभी पृष्ठभूमि की बात की, मैं आगे जैसे बढ़ा वो मैं बताना चाह रहा हूँ। मुझे याद है कि उस समय बहुत बड़ा एक आंदोलन चलाता है, उत्तराखंड आंदोलन, जी और उत्तराखंड आंदोलन में मेरी अपनी एक अहम भूमिका रही है। जी जब दिल्ली कूच करने की स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी ने, जी जिन्हें बड़े श्रद्धा के साथ उत्तराखंड गांधी भी बोलते हैं, जी और उन्होंने आह्वान किया तो हम दिल्ली गए थे। और मुजफ्फरनगर में एक घटना हुई थी, बहुत यहाँ मेरे तमाम बहनें बैठी हैं, इनको सबको जानकारी होगी। और इतना दुर्दांत दृश्य वहाँ का था कि जब दिल्ली में हमें सबको जानकारी मिली तो मुझे जैसे ही पता चला तो मुझे मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा भाई मुझे मुजफ्फरनगर जाना है। तो मेरे उस टाइम वॉलीबॉल का एक साथी होता था, डबरा डब्बू डब्बू हम बोलते थे, आईडीपीएल का, ऋषिकेश का, वो मुझे मिला। मैंने कहा चलो भाई अब मुजफ्फरनगर चलते हैं, वहाँ कुछ घटना हुई है, कैसे जाएंगे? मैंने कहा देखते हैं, कि मैं नहीं जाऊँगा। तो मैं अकेला उस समय वहाँ से चला, ट्रक में बैठ के आया। ट्रक में बैठ के मेरठ तक पहुँचता हूँ, रेड लाइट में मेरी गाड़ी खड़ी होती है, ट्रक खड़ा होता है, वहीं बगल में हमारे आदरणीय मनोहरकांत ध्यानी जी वो दिखते हैं गाड़ी में। तो मैंने उनसे कहा भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? कि हम तो ऋषिकेश जा रहे हैं। मैंने भाई साहब मुजफ्फरनगर में बड़ी घटना हो गई, चलिए। और मुझे मौका मिला, मैं गाड़ी वो ट्रक से उतरा और उनकी गाड़ी में बैठ गया। वैन थी उसमें, मारुति वैन, सफेद रंग की, राजेंद्र टोपी पत्रकार रहे उनकी, और उनके साथ मैं मुजफ्फरनगर आया। देखिए आज उस बात को यदि मैं कभी सोचता हूँ तो आंखों में आज भी मुझे वो दृश्य आता है, तो एक रोना जैसा आता है, बहुत मन खराब होता है कि वहाँ लाशें बिछी पड़ी थी और वहाँ हमारे कुछ लोग घायल थे, कुछ महिलाओं के साथ जो हुआ वो मैं वर्णन नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि सब जी जी बहुत ही मेरी दर्दनाक। मातृशक्तियाँ, वंदन मातृशक्तियाँ बैठी है। तो उस समय मैं जैसे ही आगे बढ़ रहा था, मेरे को एक आवाज़ पीछे से आई, प्रेम अंकल, प्रेम अंकल। तो मैंने कहा, पीछे मुड़ के देखा तो मैंने कौन है, देखा तो मैं एक मेरी कार्यकर्ता रही है संतोष नेगी, उसका लड़का, उसको घायल हुआ था, उसके पैर में गोली लगी थी। और मुझे फक्र है इस बात का कि मैं यहाँ उस समय, हमारी मालती शर्मा आज दुनिया में नहीं, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। उस मालती शर्मा जो वहाँ भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा की सांसद थी, सबके साथ एक समान व्यवहार करते हुए, सबको कहीं भोजन पानी देना है, किसी को दवाई देनी है, किसी को कैसे वहाँ पे जो हमारे लोग शहीद हो गए थे उनके साथ कैसे उनका सही तरीके से उनसे उनको रखा जा सके, सारा उनकी टीम काम कर रही थी। और उसी रात को मैं ऋषिकेश पहुँचता हूँ, रायवाला में आंदोलन जहाँ लोग धरने बैठे वहाँ बैठता हूँ, फिर डोयाला बैठता हूँ। यानी कि इतने, चाहे मसूरी का कांड रहा हूँ, सबसे पहले पहुँचने वाला व्यक्ति मैं रहा हूँ। लेकिन मैंने को इस प्रकार के आंदोलन करते हैं मैं आज आगे बढ़े और राजनीतिक क्षेत्र और में। फिर आप डेरा के भारतीय जनता पार्टी के कि मैं वहाँ बनाया गया। नहीं, उससे पहले मैं जी। अपने यहाँ डोयला इकाई का महामंत्री रहा हूँ, फिर जिले हाँ, का नहीं, मंत्री रहा हूँ, मतलब जिले का लेकिन- महामंत्री रहा हूँ, हाँ, जिले का अध्यक्ष रहा हूँ। जी जी मतलब लंबा सफर रहा है। लेकिन मेरा चलते मेरा, आज में- मेरा सवाल यही है कि ऋषिकेश से आप कई बार विधायक हैं, लेकिन लोग एक सवाल आपसे क्यों पूछते हैं कि भाई प्रेमचंद भाई बाहर का आदमी है? ये मेरे मन में सवाल, इतनी सारी बातें इसीलिए पूछ रहा था आपसे कि भाई उस मुद्दे पे हम आए कि भाई प्रेमचंद अग्रवाल जी को लोग बाहर का कहते हैं, जबकि आपने आपको प्रूव किया है, आंदोलन में हिस्सा लिया है, कार सेवा की है, न जाने कितने पदों पे आप रह चुके हैं। मुझे ये सवाल का जवाब चाहिए कि ये सवाल का जवाब क्यों, कौन लोग करते हैं? आपके विरोधी करते हैं, आपके सुचिंतक करते हैं, कौन करते हैं? क्योंकि राजनीति तो आप जानते हैं, इसकी ढेर सारे रंग होते हैं। देखिए मुझे लगता नहीं कि लोग बाहर ही कहते हैं, जी क्योंकि मेरा जन्म यहीं पे हुआ है, मेरा कार्यस्थली यही रही है, जन्मस्थली यही रही है। और ये एक ऐसा क्षेत्र है उत्तराखंड का, जी पहले उत्तर प्रदेश हम जी जी इस क्षेत्र को कहते तो हिस्सा, आज ये उत्तराखंड है। जितने उत्तराखंड में यहाँ जन्मे लोग हैं या आज जो दुनिया में हैं, मैं तो उनको सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जो उत्तराखंड की धरती पे आज हैं, जी क्योंकि इसे देवभूमि कहा जाता है। और जिस जगह को देवभूमि कहा जाए, उस जगह पे जन्म लेना या उसको कार्यस्थली मानना, ये अपने आप में बड़ी बात है। जहाँ तक आपने बाहरी एक शब्द इस्तेमाल किया, नहीं हम नहीं कर रहे हैं। मुझे शब्द इस्तेमाल हाँ, किया, जी। मैंने ये कहा, आपने शब्द इस्तेमाल जी। किया। हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं जिनको लगता है कि उत्तराखंड के बारे में जिनकी धारणा शायद उनको पता नहीं। उत्तराखंड आज सभी का है जो लोग यहाँ पे रहते हैं। जी जी ये बाहरी भीरी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्यों ऐसा बोला जाता है। हाँ, मैं कह सकता हूँ राजनीतिक द्वेष के कारण, जी राजनीतिक द्वेष के कारण या अपने हित साधने के कारण कोई वो इस बात को इस्तेमाल करें तो कर सकते हैं। क्योंकि मैंने कहा ना, आज ऐसे लोग भी हैं जिनको उत्तराखंड
आंदोलन की शायद जानकारी भी नहीं होगी। जी जी। और हम उस उत्तराखंड आंदोलन में हमारी अपनी भूमिका रही है। मुझे याद है उस समय हम नारा लगाया करते कि आज दो, अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। और मुझे अच्छी तरह ये उस समय सेंटर पे एक हमारे प्रधानमंत्री थे, मुझे कहने कोई गुरेज नहीं है। और उस समय हमारे आंदोलनकारी बार बार कहते साहब कुछ बोलिए, कुछ बोलिए, बोलिए। तो उन्होंने मौन साध रखा था। तो यहाँ के एक उत्तराखंड के लोगों ने एक नारा भी दिया था उस समय कि असली दोषी कौन है। यानी कि हम लोग नारे लगा के और इस आंदोलन तो में भाई अपनी देखिए, अहम अब भूमिका को- उत्तराखंड के जो लोग हैं जो प्रेमचंद जी के खिलाफ साजिश करते हैं, वो इंडिया न्यूज के मन से सुन ले कि भाई उत्तराखंड के जो है आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया, अपना खून पसीना बहाया और इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं और यहीं के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि भैया प्रेमचंद जी जो है, आप ये सब बातें बंद करिए, राजनीति बंद करिए और काम देखिए। अरे चलिए, मैं आपका मंत्रालय पे आ जाता हूँ। मुझे बताइए कि अभी सरकार की ढेर सारी योजनाएं चल रही हैं, आपके विभाग में भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। विधानसभा में काम करते हुए आपको अच्छा सा उसका अनुभव है, आपको सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार भी दिया गया था। अभी आप बताइए कि अभी ऐसी सी आपकी खास योजना चल रही है जो आपको 2024 में जो है जितवाने के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। देखिए, एक तो 2024 चुनाव की यदि बात करें, जी ये आप मान के कि हम लोगों ने तो बिसात बिछा दी है। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने आज आप देखिए पूरे देश के अंदर जी हमारा महासंपर्क अभियान चल रहा है जी हाँ और हर कार्यकर्ता पूरी तरह से मुस्तैद है। जी। जैसे आर्मी का जवान के रूप में वो खाली नहीं रहता है, ऐसे हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर दृष्टि से, हर दृष्टिकोण से वो आज सक्रिय है। और यदि मैं बात करूं 9 साल, और जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने काम किए, जिस प्रकार से जन कल्याणकारी योजनाएं जनता के बीच में उतारी, और मैं ये सकता हूँ चाहे गरीब हो, महिलाओं की बात हो, युवाओं की बात हो, व्यापारियों की बात हो, छात्रों की बात हो, या किसी रूप में किसानों की बात हो, सभी वर्गों के लिए इस 9 साल में बहुत सारे काम हुए हैं। ये मैं समझ रहा हूँ। लेकिन अब आप देखिए 2014 में पहली बार माननीय मोदी जी सरकार आई और में उससे के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, यानी मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। लेकिन प्रेमचंद जी, ये विधानसभा में मैं जो देख रहा था, जो हालात थे, वो सांस पूरी गर्दन तक पानी भरा था, मुश्किल से तैर के तो पार किया है आप लोगों ने, हैं? आपके यहाँ इतने सारे बवाल चल रहे हैं, ऐसा अलग है, अलग गुट बने हैं, ऐसा है ना? आपको शायद जानकारी यदि है तो बहुत, नहीं तो मैं दे रहा हूँ। उत्तराखंड राज्य का निर्माण आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया और उसके बाद सरकार आई कांग्रेस की। हमें बहुत भरोसा था कि हमारी सरकार आई क्योंकि हमने उत्तराखंड राज्य बनाया। लेकिन जी सरकार जिसकी भी बनी, क्योंकि जनादेश जनता का स्वीकार्य, 2002 में कांग्रेस सरकार बनी और 2007 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 2012 में फिर कांग्रेस की सरकार बनी और 2017 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और यह एक ट्रेंड बन गया कि 1 by 1 तो आपने तोड़ दिया। पहले मैं वही बात कह रहा हूँ, वही बात ला रहा हूँ कि पहली बार उत्तराखंड के इस मिथक को तोड़ने का काम हमारी यहाँ की जनता ने किया। उन्होंने भरोसा भारतीय जनता पार्टी पे किया और आज भारतीय जनता पार्टी दोबारा 47 सीटों के साथ, अच्छे बहुमत के साथ आज सरकार में। जी जी। यानी कि विधानसभा में तो हम अच्छे बहुमत में आए और आज हमारी धामी सरकार जिस प्रकार से यहाँ काम कर रही है, जी, जिस प्रकार से सेंटर के काम रहे हैं, जिस प्रकार से आज भारत की छवि पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर एक बहुत तेजी से यदि मैं कहूँ तो आज विश्व का यदि सर्वप्रिय कोई नेता है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है। और उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ सरकार, बिल्कुल मैं अपने प्रवीण बड़े के पास दावे, एक सवाल है आपके पास। प्रवीण, मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और ये 5 सीटें जो उत्तराखंड की हैं, ये फिर से भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाने वाली हैं। सिर्फ जाने वाली नहीं है कि अच्छे बहुमत से आने वाली भी है, ये आपकी जानकारी में। क्योंकि आप वित्त मंत्री हैं, इसलिए उसी से संबंधित सवाल है। उत्तराखंड की बात जब भी हम करते हैं तो नॉन प्लान के बजट बढ़ते जा रहे हैं, प्लान के बजट घटते जा रहे हैं। हालांकि इस टर्मिनोलॉजी का अब यूज इस साल से बंद कर दिया गया है, लेकिन उत्तराखंड पर तकरीबन 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा कर्जा है। इन चीजों को कैसे आप कम करेंगे और प्लान के बजट को कैसे बढ़ाएंगे? देखिए, एक तो आप इसे स्पष्ट कर लीजिए, हमारे पर 1 लाख का कर्जा नहीं है, 1 लाख करोड़ का कर्जा नहीं है। मैं ये समझ रहा था कि मैं- कितना कर्जा है, ज्यादा का है। हाँ मैं उसी बात पे ला रहा हूँ। जी। और आपने प्लान और नॉन प्लान की बात कही है, ये जो आपने वर्गीकरण किया है, ये समाप्त हो गया है। आज की तारीख में इसे हम राजस्व और पूंजीगत के रूप में हम जानते हैं। और आपकी जानकारी में मैं डाल रहा हूँ कि इस बार हमने जहाँ तक राजस्व की बात है, देखिए ये पहली सरकार है आपकी उत्तराखंड की जहाँ पे हम आयुष्मान योजना की बात करें, नंदा देवी गौरव योजना की बात करें, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में पहली बार छात्रवृत्ति हम लोग दे रहे हैं।
आपको जानकारी होगी। नहीं, जानकारी इसी है। सरकार में अंत्योदय कार्ड में विभिन्न पेंशन योजनाओं की यदि मैं बात करूं, ये सारी योजनाएं यदि मैं जोड़ दूं तो हमारा राजस्व क्षेत्र में भले ही हमारा ये इसमें वृद्धि हो रही होगी, लेकिन हम पूंजीगत व्यय में भी अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी जानकारी में डाल रहा हूं कि पिछली बार हमने जो खर्च किया था पूंजीगत व्यय में, वो लगभग 8,000 करोड़ का खर्च किया था, यानी कि हम तेजी से उसमें भी काम कर रहे हैं। और इस बार का जो हमने अनुमान लगाया है वो लगभग 13,000 करोड़ का लगाया है, और हमने कहा है कि सितंबर 2023 तक इनका लगभग हम लोग 40% लगभग या 4,000 करोड़ हम लोग खर्च करें, ताकि आने वाले टाइम पे जो शेष पैसा है मार्च 2024 तक हम इसको पूरा समेट दें। अच्छा प्रेमचंद भाई, इसको खत्म करते हैं हम लोग। कर्जा है कि नहीं है आम जन के ऊपर? नहीं, कर्जा हमारा जो मैं वो आपका एक सवाल बीच में था, हाँ, वो एक मैं सवाल बता पूछ देता दिया हूं। आपने। कि मैं आपको बता देता हूँ, कर्जे की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, इसमें मैं आपको वो फिगर दूंगा जो आपको जानकारी में आ जाना जी, चाहिए। जी। क्योंकि अक्सर है इसी बात को लेके कई बार मुझे कहना भी पड़ता है, लोग इसके बारे में कुछ टिप्पणी ज़्यादा कर लेते हैं। हमारे यहाँ कर्जा है, ये तो बस सच है। ऐसा शायद देश का राज्य है जिस पे कर्जा नहीं है। जी जी। कर्जा यदि अच्छे काम के लिए कर्जा लेते हैं तो लेना भी चाहिए। कि एक साहूकार, चूंकि मैं एक व्यापारी वर्ग से भी आता हूँ, यदि साहूकार को काम करना होता है लोन लेता ही लेता है। जिसको कर्जा चाहिए वो लोन प्रेमचंद लेना, भाई हैं। लोन को यदि आप सही जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है। कितना बड़ा साहूकार को लोन लेता है। जहाँ का आपने ये लोन की बात कही है, मैं आपको इसमें आपको बताना चाह रहा हूँ, हमारे यहाँ लोन की स्थिति ये है, क्योंकि मैं अब चलिए हम लोगों ने मान लिया कि आपके ऊपर लोन है, अब हम लोग एक राजनीति का सवाल लेके जी। नहीं, आप गलत फिगर आप बता रहे हैं, मैं आपको उसका प्रवीण, तुम सबको कर्जे में डाल दोगे लग रहा है, हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, हमारे पास कर्ज की जो स्थिति है वो लगभग हमारे यहाँ अभी 70,000 करोड़ लगभग है। और इसमें भी मैं आपको बता दूं कि अब आप अपने वर्मा जी, बोल कोई बात लीजिएगा। नहीं, अभी हम लोग आपको बुलाएंगे तो आप अपने बताइएगा। टर्न पे बोलिए, मैं फिगर लेके आया हूँ। और लास्ट टाइम हमने जब 2019-20 की बात करूं, हमने 13,000 करोड़ का कर्जा लिया था। जी जी। उसके अगले वर्ष हमने 15,000 करोड़ का कर्जा लिया था। उसके अगले वर्ष हमने 900 करोड़ का कर्जा लिया था। लास्ट में हमने सिर्फ 5,000 करोड़ का कर्जा लिया था। और आपकी जानकारी में डाल रहा हूं, इसमें हमने 1750 करोड़ पिछला जो पेमेंट था उसके कांग्रेस सरकार का। हमने उसे चुकाया। यानी कि मैं कह सकता हूँ 1450 करोड़ रुपया मात्र हमने कर्जा लिया। और उसको भी हमने जो है, जो हमारी सड़कें हैं, जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें लगाने का काम किया। चलिए, अब हमने मान लिया कि भाई आपके ऊपर कर्ज कम कर दिया है आपने, जगह बोझ कम कर दिया है। मुझे बताइए कि ये कहा जाए कि आप शायद केंद्र की राजनीति में भी इच्छुक है, कुछ है कैसा? नहीं, देखिए अभी तो ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा मतलब कोई रूमर फैला रहा है कोई? क्योंकि हमारे हाईकमान में धन्यवाद कर रहा हूँ जी। जिनके आशीर्वाद से मुझे चौथी बार ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र से मेरी जनता ने मुझे विधायक चुना है। जी। और लगातार जिस प्रकार से मुझे मेरे हाईकमान द्वारा, मेरे नेतृत्व के द्वारा मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। लास्ट टाइम में विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने 5 साल काम किया, और इस बार मैं वित्त, शहरी विकास, आवास, संसदीय कार्य, पुनर्गठन और जनसंख्या जैसे मंत्रालय को मैं संभाल रहा हूँ। तो हम लोग तो पार्टी और पार्टी के निर्देशों के अनुसार काम करते हैं, चूँकि मैं एक संघ पृष्ठभूमि का व्यक्ति हूँ। और हमारे यहाँ तो स्वाभाविक रूप से एक अनुशासन है, स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ जो भी हमारा संगठन आदेश उसका पालन करते हैं। तो आज मैं उसी तरह से चलिए प्रेम जी, हम उम्मीद करेंगे कि संगठन जो आदेश करेगा उसका आप पालन करेंगे, और हम ये देखेंगे कि भाई कर्जा और कम हो जाए, हैं, लोगों के पास पैसे बढ़ जाएं, सड़कें बन जाएं, लोगों के घरों में पानी आना शुरू हो जाए, है ना। और एक बार फिर से जो 5 लोकसभा सीटें आप जीत जाए, मैं तो यही करूंगा, और फिर से हम दोबारा बातचीत करें। देखिए मैं एक मिनट आपकी इस बात को यदि आप नोट में बता दूं। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। आपने सड़क, बिजली, पानी का कहा है। मुझे लगता है कि सड़क का जितना जाल हमारे इस 6.5 साल की इस शासन को और 9 साल का ये हमारे केंद्र सरकार को जिस प्रकार से यहाँ जाल बिछा है, ये तो हर आदमी स्वीकार करेगा। स्वीकार तो करेगा, लेकिन जो जाम में 2.5 घंटा फंस जा रहा होगा। अब हैं जाम में 2.5 घंटे, 3 घंटे अभी नेटवर्क भारद्वाज जी आ रही थी, जाम में फंस गई थी। उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और हमारे आने वाले जो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारा ये आने वाला 2025 यानी 25 साल का जब उत्तराखंड होगा, इस सब चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप देखिए, आप दिल्ली से आए तो आप 2.5 घंटे में यहाँ पहुँच रहे हैं। चलिए, अगली बार हम लोग जाम में नहीं फंसेंगे, दीप्ति जी भी नहीं फंसेंगी, तभी अब ये सर्टिफिकेट हम लोग देंगे, ऐसे नहीं देंगे। दीप्ति जी तो चूंकि ऐसे वीकेंड पे आई होंगी, जिस टाइम इनको लगा होगा इतवार को आई होंगी। और जिस प्रकार से आप देखिए, ये तो अच्छी बात है यदि हमारे यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं, हमारे यहाँ
तीर्थयात्री आ वहाँ के रहे हैं, जाम में भीड़ फंस बढ़ रहे हैं रही वहाँ है। के। हमारे यहाँ इसी कारण यदि भीड़ बढ़ रही है तो हमको भी स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ चारधाम यात्रा चरम पर है। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ मसूरी, नैनीताल और जितने हमारे टूरिज्म प्लेसेस हैं उस पर भीड़ आए, यही तो हम चाहते हैं। चलिए ताकि भाई, भीड़ तो आए, लेकिन जाम में फंसे। हमारे छवि को और हमारी जो मूल छवि है वो देश भर में जिस प्रकार से विश्व भर में जानी जाती है उसी अनुरूप हम लोग काम कर चलिए, हम सकें। उम्मीद करेंगे कि हम लोग अगली बार जब मिले तो बढ़िया अच्छे एकदम सनसनाते होंगे और आपको एक बार भी शिकायत नहीं करेंगे। बहुत बहुत आपने धन्यवाद। इंडियन न्यूज़ से Thank you. बात की, बहुत थैंक यू वेरी